हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेक्चर को आगे को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखिए हमने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था, लेक्चर नंबर 5 पे हम पहुंच चुके हैं और आज के लेक्चर पे हमने बात करनी है हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो रहने वाला है पार्टीशन फंक्शन एंड मोलर पार्टीशन फंक्शन। ओके, तो आज के लेक्चर पर जस्ट हम लोग मोलर पार्टीशन फंक्शन और पार्टीशन फंक्शन होता क्या है देखेंगे, इसके लिए डेरिवेशंस कैसे डिराइव किया जाता है वो भी हम देखेंगे। बाकी की चीजें पार्टीशन फंक्शन से रिलेटेड और भी टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। पहले मैं आपको सिंपली एक चीज बता दूं, देखिए पार्टीशन फंक्शन में आपने वही चीजें पढ़नी है जो आप प्रीवियस लेक्चर्स पे पढ़ चुके हैं। आपको पता है आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन वगैरह बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी नहीं 3-4 टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो वही टॉपिक को आपने आगे को कंटिन्यू करना है पार्टीशन फंक्शन के अंदर। इसका डेरिवेशन भी उन्हीं से रिलेट करता है, तो हमको क्या बहुत सिंपल वे में, बहुत छोटू सा है, वैसे आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है, तो देखो ना, सबसे पहली बात मैं आपको ऐसे बताती हूँ पार्टीशन फंक्शन होता क्या, आप जस्ट ये समझिए। ओके, तो देखो सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बताऊं तो पार्टीशन फंक्शन को जनरली आप जेड से या फिर कैपिटल क्यू से या फिर स्मॉल क्यू से, तीनों से रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा। अलग अलग बुक्स में आप इसे अलग अलग फॉर्म में देखेंगे। कभी पार्टीशन फंक्शन को जेड से भी रिप्रेजेंट किया है, कभी क्यू से भी किया है, कभी स्मॉल क्यू से भी किया है। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सारी चीजें एक ही है। ओके, नेक्स्ट चीज पार्टीशन फंक्शन होता क्या है, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो पार्टीशन फंक्शन होता क्या है, तो देखिए पार्टीशन फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर प्रॉपर्ली लिखी हुई है। ये बोल रहा है partition function which represented by a z and q, it is a function that indicate how the particles are distributed along the या फिर amongst the various energy level। मतलब आप बताइए, इससे पहले मैं आपको एक चीज ये पढ़ा चुकी थी, हमने ये हर टाइप के डेरिवेशन के अंदर ये डायग्राम देखा ही था। ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको ये सिस्टम आपको ये बोल रहा है, ये आपका डायग्राम आपको ये एक्सप्लेन कर रहा है कि आपके पास एक सिस्टम है। ओके, और ये सिस्टम आपका गैसियस आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी कि ये तो आइसोलेटेड है ना, इससे कुछ चीज बाहर पास हो रही है ना बाहर से अंदर आ रही है। ओके, और ये सिस्टम किसका है, गैसियस का है। मतलब इस सिस्टम के अंदर जो ये येलो कलर की बॉल्स दिख रही है ये गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, अब देखो होता क्या है, अगर आप इस सिस्टम की एनर्जी और इस सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या निकलेंगे। अब आप बताइए, क्या गैसियस मॉलिक्यूल कभी फिक्स होते हैं कि अगर आप अपने जिस रूम पे आप अभी बैठ के लेक्चर्स देख रहे हैं उस रूम पे आप बता सकते हैं कि कितने नंबर के गैसियस मॉलिक्यूल प्रेजेंट, नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल तो मिलियंस में होते हैं और आपको पता है गैसियस मॉलिक्यूल इतने छोटे हैं कि आप उन्हें क्या ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 20 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, आप बोलते हैं नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो हम लोग इस गैसियस सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और इस सिस्टम के लिए जो एनर्जी है उसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आपके मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन ने आपको ऑलरेडी, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर पे पढ़ा चुकी हूँ कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन बोलते हैं कि किसी पर्टिकुलर गैसियस एटम के लिए आप पर्टिकुलर एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस पर्टिकुलर गैसियस एटम के लिए पर्टिकुलर एनर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि पता है ना गैसियस मॉलिक्यूल तो रैंडम मोशन में रहती है, ये सॉलिड की मॉलिक्यूल देती तो है नहीं कि एक जगह बैठा दो तो बैठ जाएगी। ये क्या करती है, हमेशा रैंडम मोशन में रहती है। अगर ये रैंडम मोशन में रहती है तो ये क्या करेगी, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करा के एनर्जी को एक्सचेंज करेगी। तो यहाँ पर अगर इनइलास्टिक कोलिजन हुआ तो यहाँ पर को एनर्जी एक्सचेंज होगी। तो यहाँ पर को कभी भी हम लोग किसी भी पर्टिकुलर गैसियस मॉलिक्यूल के लिए पर्टिकुलर एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, पहली चीज। अब बताइए, अगर आप, ये तो प्रूव हो चुकी है ना, ये तो सिंपल सा बात है कि हम लोग किसी पर्टिकुलर, जब एनर्जी रैंडमली चेंज होती रह रही है तो हम एक पर्टिकुलर गैसियस मॉलिक्यूल के लिए पर्टिकुलर एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो आपके बोल्ट्जमैन साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल जो आपके साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हम पर्टिकुलर गैसियस मॉलिक्यूल के लिए पर्टिकुलर एनर्जी तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट हम ये तो देख सकते हैं ना कि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है वेरियस मॉलिक्यूल्स में। तो इसी के लिए आप क्या करते हैं, अगर आपको अपने गैसियस सिस्टम के लिए टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो आप इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे सिस्टम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे, एन। एन तो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैसियस सिस्टम, और इसको आप किसके इक्वल रखेंगे, किसके इक्वल रखेंगे। अब बताइए आपके गैसियस मॉलिक्यूल में कितने, ये आपका जो गैसियस सिस्टम है इसमें कितने गैसियस मॉलिक्यूल है, N1 भी होंगे, N2 भी होंगे, N3 भी। आप उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, N1 गैसियस मॉलिक्यूल, N2 गैसियस मॉलिक्यूल, N3, N4 से ये N इनफाइनाइट, अन इनफाइनाइट नहीं बोलना चाहिए,
Ni बोलना चाहिए। Ni मतलब कि ith नंबर के, ith मतलब कि आप जैसे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। अगर मैं इसमें टोटल नंबर पूछूं तो आप ऐसा तो लिखेंगे नहीं ना, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5, इतना लिखने से तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली इसे ऐसा बोल सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसे आप N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या है, वो है समीशन ऑफ Ni। समीशन ऑफ Ni मतलब कि nth नंबर तक जितने भी मॉलिक्यूल हैं अगर आप उनको ऐड कर देंगे तो वो बताएगा आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसे आप N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कितनी इजी सी बात है। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो मैंने बता दिया, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल एनर्जी फॉर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के लिए टोटल एनर्जी कितनी है, आप क्या कहेंगे, आपको पता है सारे मॉलिक्यूल्स के लिए अपनी अपनी एनर्जी लेवल्स हैं। जैसे N1 मॉलिक्यूल है, इसके लिए यहाँ पर कोई E1 एनर्जी लेवल है, N2 मॉलिक्यूल है, इसके लिए E2 एनर्जी लेवल है। सारे मॉलिक्यूल्स के लिए अपने अपने एनर्जी लेवल्स रहते हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर एनर्जी निकालनी है तो इस N1 मॉलिक्यूल के लिए कितनी एनर्जी है, E1, इस N2 मॉलिक्यूल के लिए कितनी एनर्जी है, E2। तो जैसे आपने ऊपर क्या किया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को N1 N2 N3 N4 ना लिख के सीधे Ni कर लिया था, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी को अब क्या करेंगे, Ni तो होगा, Ni रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और इसके लिए टोटल एनर्जी को आप क्या लिखेंगे, Ei। तो यहाँ पर को N के बदले हमें क्या लिखना होगा, टोटल एनर्जी, जिसे आप E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गैसियस सिस्टम, जिसे आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समीशन ऑफ Ni। ओके, तो इसे आगे पीछे हो गए, इसे आप x कर लीजिएगा, इसे आप y कर लीजिएगा। ओके, और अगर टोटल सिस्टम के लिए एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, समीशन ऑफ Ni मॉलिक्यूल, Ni मॉलिक्यूल मतलब जितने आपके मॉलिक्यूल हैं उनके लिए Ei एनर्जी। तो कितना सिंपल सा इक्वेशन है, ये आपकी इक्वेशन डिराइव होगी। तो यही चीज बता रहा है। अब समझ में आया ना, मैक्सवेल सॉरी पार्टीशन फंक्शन आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, पार्टीशन फंक्शन आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो किस एनर्जी लेवल्स पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है, ये एक टाइप का फंक्शन होता है। अभी फंक्शन क्या होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, अभी जस्ट इतना समझो। पार्टीशन फंक्शन को जैसे आप Z और Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक टाइप का फंक्शन है जो कि क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट हाउ द पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स द वेरियस एनर्जी लेवल्स। आपके जो पार्टिकल्स है वो कैसे वेरियस एनर्जी लेवल्स पे, जो आपने यहाँ देखे ये वेरियस लेवल्स पे आपके पार्टिकल्स कैसे अरेंज हो रहे हैं, इसको बताने का काम था पार्टीशन फंक्शन का। ओके, अब देखो ना, पार्टीशन फंक्शन जो है ना वो फंक्शन है, ये हमने बोला ना पार्टीशन फंक्शन। ओके, तो फंक्शन मतलब क्या है, पार्टीशन फंक्शन जो है वो फंक्शन है टेम्परेचर और अदर पैरामीटर सच एज ए वॉल्यूम। ओके, मतलब क्या हुआ इसका, फंक्शन मतलब होता है कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे आपका पार्टीशन फंक्शन है, अगर पार्टीशन फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो किसका फंक्शन है, वो फंक्शन है टेम्परेचर और बहुत सारे अदर पैरामीटर सच एज वॉल्यूम। इसका मतलब कि पार्टीशन फंक्शन की जो वैल्यू होगी, जो इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू है, वो अफेक्ट होगी किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। और जो दूसरे पैरामीटर्स और भी है बोल रहा है, जैसे आपका वॉल्यूम वगैरह होगी, जिसमें गैसेस की क्या होगी, गैसेस की वॉल्यूम ही तो होती है गैस की, तो गैस का कितना वॉल्यूम है, वहां पर क्या टेम्परेचर अप्लाई हो रहा है, इनके बेसिस पे भी आपके पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू, पार्टीशन फंक्शन इसीलिए लगा है क्योंकि एक टाइप का फंक्शन है। फंक्शन मतलब ये जो वेरिएबल है ये किसी दूसरे वेरिएबल्स पे भी डिपेंड कर रहा है। इतनी चीज क्लियर है। तो ये बोल रहा है, ये जो पार्टीशन फंक्शन की यहाँ जो वैल्यू आएगी वो अफेक्ट हो सकती है किसकी वजह से, टेम्परेचर, आपका वो गैसेस सिस्टम का वॉल्यूम क्या है उसकी वजह से भी अफेक्ट हो सकती है। कैसे, अगर आप बताइए, अगर आपके सिस्टम में एनर्जी को, टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, आपके देखो ना, आपके ये एनर्जी लेवल्स है, सपोज ऐसा कंसिडर करो ये आपके एनर्जी लेवल्स है। ओके, अब क्या है, अगर इस सिस्टम के लिए मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो क्या होगा, आपके गैसियस मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर आपके मॉलिक्यूल को एनर्जी बाहर से और प्रोवाइड, तभी तो मैंने बोला इस सिस्टम में आप बाहर से कोई एनर्जी वगैरह प्रोवाइड नहीं कराते, टेम्परेचर भी आपका कांस्टेंट है, या आइसोलेटेड सिस्टम है। इसका मतलब क्या है, इस गैसियस मॉलिक्यूल के पास अपनी जितनी एनर्जी है वो तो ठीक हो गया, लेकिन बाहर से आप इनको कोई सपोर्ट नहीं दे रहे हैं कि बाहर से चलो मैंने एनर्जी दे दी, ऐसा कुछ नहीं करना है, ये आइसोलेटेड है। लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूं कि बाहर से आपने कोई टेम्परेचर दे दिया तो क्या होगा, इन गैसियस मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर दोगे तो गैसियस एनर्जी क्या, जैसे आपका पानी बॉयल होता है ना, वो गैसियस मॉलिक्यूल है, जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उनकी एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ने लगती है। तो वही चीज है, अगर आपके पास ये एनर्जी लेवल्स हैं और इन एनर्जी लेवल आपके एक सिस्टम के हैं, उस इसी सिस्टम के आप सपोज कर लीजिए यहाँ पर आप बाहर से टेम्परेचर प्रोवाइड करा रहे हैं, बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो क्या होगा, गैसेस मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जिसकी वजह से जो आपके गैसेस मॉलिक्यूल है वो कभी भी नीचे लोअर एनर्जी, ये आपके जो एनर्जी स्टेट है ये जितने ऊपर को जाते हैं वो इंक्रीज होते हैं। आपको पता है एनर्जी की क्या वैल्यू इंक्रीज होगी अब जितने ऊपर ऊपर एनर्जी लेवल्स पे जाएंगे। तो इनिशियली जो आपका मॉलिक्यूल लास्ट लेवल पे प्रेजेंट है, लोअर एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट था, उसकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके जो पार्टिकल्स है
वो आपके हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे। तो आप बताइए पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू अफेक्ट होगी, ऑब्वियस सी बात है अफेक्ट होगी, क्योंकि पार्टीशन फंक्शन आपको क्या बता रहा है, यही तो इंडिकेट कर रहा है ना पार्टिकल्स आपके कैसे एनर्जी लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल आपके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर शिफ्ट होने लगेंगे, तो पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू भी बदलने लगेगी। वही चीज तो बोल रहा है, तभी तो बोल रहा है कि पार्टीशन फंक्शन किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। सिमिलरली वॉल्यूम भी आपका अफेक्ट कर सकता है ऐसे। और देखो अगर टेम्परेचर को आप कम कर देंगे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बना लेंगे, तो देखिए थ्योरी मैंने यहाँ सारी लिखी हुई है, आपको मैं नोट्स प्रॉपर शेयर करती हूँ, आप वहां से जाके नोट्स पढ़ सकते हैं, आपके रिवीजन पर्पस में हेल्प करेंगे। अभी जैसे आप चीजों को क्लियर कर लीजिए। ओके, अब देखो अगर आपने टेम्परेचर कम करा दिया, तो टेम्परेचर कम कराएंगे तो क्या होगा, आपके मॉलिक्यूल्स की, आपके ये जो आपके गैसेस मॉलिक्यूल है, इनका टेम्परेचर मतलब इनका ले अगर आपने टेम्परेचर कम करा दिया तो इनकी एनर्जी कम होने लगेगी। कम होने लगेगी तो ये एक्साइटेड लेवल पे, यानी कि ऊपर जो हायर एनर्जी लेवल्स है वहां तो प्रेजेंट होंगे नहीं, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, लोअर एनर्जी लेवल पे। अगर आप इनका एनर्जी लेवल ही अफेक्ट करेगा तो पार्टीशन फंक्शन तो खुद ब खुद अफेक्ट करेगा। कितना इजी है, इतनी चीज क्लियर है। अब वही चीज बताइए। ओके, और साथ ही साथ ये बोल रहा है कि पार्टीशन फंक्शन एक टाइप की डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, यानी कि इसका कोई डायमेंशन वगैरह नहीं होता, और इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स और एप्लीकेशन होता है, जिसपे हमने सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर को लिखी हुई, क्योंकि आपसे पूछा तो नहीं जाता ना कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो हमने क्या, जस्ट आप इतना बोल दीजिएगा, इतना सफिशिएंट रहता है कि आप इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन है। और पर्टिकुलर एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन वो ये बोली है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज इट इज अ ब्रिज बिटवीन द थर्मोडायनेमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड द क्वांटम मैकेनिक्स। अब आप देखिए जो आपका पार्टीशन फंक्शन है ये ब्रिज की तरह बिहेव कर रहा है, ब्रिज की तरह, एक लिंक की तरह बिहेव कर रहा है बिटवीन किन के बिटवीन में, ये आपकी थर्मोडायनेमिक जो आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स आप क्या फिजिक्स में भी सारी चीजें पढ़ते हैं। तो आपने क्या बोलना है कि ये जो आपका पार्टीशन फंक्शन है एक ब्रिज की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक के कॉन्सेप्ट को स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेट करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के कॉन्सेप्ट को क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेट करता है, मतलब ये तीनों ब्रांचेस को क्या आपस में रिलेट करता है, लिंक करवाता है। ओके, बिकॉज इसका रीजन क्या है, बिकॉज वंस यू नो द पार्टीशन फंक्शन वैल्यू यू कैन कैलकुलेट द थर्मोडायनेमिक फंक्शन सच एज हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, ईटीसी, एनर्जी वगैरह ईटीसी। ओके, इसका मतलब क्या है, आपके सिलेबस पर आप देख रहे होंगे कि पार्टीशन फंक्शन के लिए आपने क्या किसके रिस्पेक्ट में एंथैल्पी, एनर्जी और बहुत सारे हीट कैपेसिटी, बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे वेरिएबल्स है, बहुत सारी क्वांटिटीज है, उनके रिस्पेक्ट में आपने पार्टीशन फंक्शन को कैलकुलेट भी करना है। ये सारी चीजें भी पूछी गई है। तो वही बोल रहा है कि जैसे आपको पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू अगर आपको पता चल जाती है, तो आप क्या थर्मोडायनेमिक फंक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, एंट्रोपी को कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर दिस गैसियस सिस्टम जो आपको दी हुई है। ओके, तो पार्टीशन फंक्शन की वजह से ये सारे काम हो सकते हैं। वो सारे काम करने कहते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे। अभी जो सब पर्टिकुलरली पार्टीशन फंक्शन पे ध्यान दीजिए, इतनी चीज क्लियर है। अब देखो अगर मैं इसका फॉर्मूला आपको शो कराऊं, तो ये है पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला। अब आप देखिए ये आपको देखा देखा लगेगा, क्योंकि आपने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन कुछ ऐसी ही पढ़ी थी। ओके, अभी कैसे पढ़ी थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी जस्ट देखो यहाँ जो Q है ना, Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Q रिप्रेजेंट कर रहा है आपका पार्टीशन फंक्शन। ओके, अब ये है समीशन ऑफ, ये तो आपको पता ही है, इसे बोलते हैं समीशन ऑफ, जो कि टोटल सम है किसका, GI। GI क्या है, आपकी डिजेनरेसी भी बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं आपके जो एनर्जी लेवल से, या फिर आप बोल सकते हैं डिजेनरेसी। ओके, ये तो ठीक हो गया। यहाँ पर माइनस बीटा, बीटा क्या है, ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको पता है, हम आगे भी देखेंगे। उसके साथ साथ EI क्या है, EI है जो आपका ith स्टेट है, ये आपका क्या है, GI है। GI मतलब कि डिजेनरेसी किसकी बता रही है, ith स्टेट की। जैसे मैं आपको बोल चुकी हूँ ना, हम पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट तो नहीं बोलते, क्योंकि बहुत सारे एनर्जी, बहुत सारे आपकी मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की डिजेनरेसी है, सबकी एनर्जी स्टेट है, तो हम सबको नहीं दिखा सकते, इसलिए हम लोग NI EI के टर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर कोई EI मतलब कि आपका जो ith लेवल है उसके लिए एनर्जी क्या है। तो कितना सिंपल इक्वेशन है, ये होती है आपकी पार्टीशन फंक्शन की इक्वेशन। ओके, अब मेन चीज है इसका डिराइव कैसे करेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है देन आप इसे डिराइव कैसे करेंगे। तो ये देखिए, ये देखो ये क्या बोल रहा है, ठीक है, बहुत सिंपल है। आप बताइए जब आपने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था तो आपने ये इक्वेशन डिराइव की थी ना, वहां पे ये इक्वेशन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है NI मतलब क्या होता है, ith लेवल पे नंबर ऑफ पार्टिकल, जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। ओके, तो NI मतलब ith लेवल पे नंबर ऑफ पार्टिकल, वो किसके इक्वल होते हैं, GI, यानी कि ith लेवल पे डिजेनरेसी क्या है, ए है आपका कांस्टेंट, माइनस बीटा, बीटा मतलब क्या है आपका, इसे आप बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, और बीटा की अपनी वैल्यू होती है, बीटा को आप 1 डिवाइडेड बाय KT, या फिर आप बोल सकते हैं बीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय KBT भी बोलते हैं। अब यहाँ पर को आप सीधे 1 डिवाइडेड बाय KT लिखते तो यहाँ पर को थोड़ा
आपको ये देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता, तो हमको सिंपल करने के लिए हम जस्ट यहाँ पर बीटा लिख सकते हैं। बीटा की वैल्यू आपने यहाँ पर दिखाई है 1 डिवाइडेड बाई केबीटी भी हो सकता है, 1 डिवाइडेड बाई केटी भी हो सकता है। और ये है आपका EI। EI आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ith लेवल पे एनर्जी कितनी है, कितना सिंपल है। ये आपको कहाँ से डिराइव हुआ था, जब आपने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया था। ओके, अब देखो, अब आप इसे साइड करो। अब आप बताइए आपको पार्टीशन फंक्शन क्या बताता है। पार्टीशन फंक्शन यही तो बताता है ना कि आपके एनर्जी आपकी जो लेवल्स है, एनर्जी लेवल्स, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन असेंबली निकालेंगे, पूरी असेंबली में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या होगी आपको पता है। जैसे आपने ऊपर पढ़ा, मैंने क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल किसके इक्वल होता है, समेशन ऑफ एनआई। एनआई क्या होता है आपका ith लेवल पे, ith लेवल पे कितने पार्टिकल हैं, जो कि किसके इक्वल है, n1 n2 n3 n4 n5 n6 सो ऑन। इतनी चीज क्लियर है। तो अगर आप इन सबको लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिखेंगे समेशन ऑफ एनआई, और ये किसके इक्वल होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। ये तो बहुत ईजी है। अब आप क्या करेंगे, देखो, अगर आप टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन्हें असेंबली निकालना चाहेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल को आप n से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ एनआई, मतलब कि किसके इक्वल होगा, n1 प्लस n2 प्लस n3 सो ऑन के इक्वल होगा। और अगर आप इसे शॉर्ट में करना चाहते हैं तो आप इसे लिखते हैं ni का समेशन। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल किसके इक्वल होगी, समेशन ऑफ ni। इतनी चीज क्लियर है। अब बताइए ni की वैल्यू तो आपने डिराइव की थी कब, जब आपने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। तो आप यहाँ से ni की वैल्यू को जस्ट यहाँ पर को पुट कर दीजिए, और आपने कुछ नहीं करना। तो वैल्यू पुट हुई, सेम चीज आपको एज इट इज मिली है। अब आप बताइए, अब आप क्या करेंगे। अब आप एक काम करेंगे, यहाँ पर जो आपका ए कांस्टेंट है, इसे समेशन से बाहर निकाल दो, इसे सिग्मा से बाहर निकाल दो, क्योंकि इसका तो हमने समेशन करना नहीं है। तो ए आपका बाहर आ गया, बाकी चीजें आपका एज इट इज है। अब मैं एक एक टर्म को बोलूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वो मैं इतना जल्दी जल्दी बोलती हूँ कि वो सब अजीब हो जाता है। ओके, तो आप जिस इतना करिए, आपने जस्ट ये वैल्यू पुट की, आपने ni की वैल्यू पुट की, जी आई ए ई माइनस बीटा ई आई। ओके, अब आपने क्या किया, यहाँ से a को आगे कर दिया, a आपका बाहर निकल गया, बाकी चीजें आपकी एज इट इज है। ओके, अब आप बताइए, अगर मैं इस a को इक्वल साइन के आगे ले जाना चाहूँ तो क्या होगा। अभी ये मल्टीप्लाई में है, डॉट में है, अब ये क्या होगा, अगर इक्वल साइन के आगे आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो n डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू क्या होगा, बची हुई चीजें आपकी एज इट इज रह जाएंगी। ओके, अब ये जो इक्वेशन डिराइव हुई, यही होती है आपकी पार्शियल मोलर सॉरी यही होती है आपकी पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू। कैसे, अब देखिए, n डिवाइडेड बाई a को हम सिंपली z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने बोला कि ये n डिवाइडेड बाई a जो है वो z है, z, या फिर आप इसे q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपल वे में, जिससे आप बोल रहे हैं पार्टीशन फंक्शन। तो देखिए पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू क्या निकली, समेशन ऑफ जी आई ई बीटा इंटू ई आई। अब आप बताइए, यही इक्वेशन तो हमने यहाँ पढ़ी थी, क्या थी हमारी इक्वेशन, ये देखिए, समेशन ऑफ जी आई ई बीटा ई आई। तो यही चीज तो हमने पढ़ी, वही इक्वेशन आपकी यहाँ पर को डिराइव्ड होगी। और देखिए, आपको ये इक्वेशन कुछ ऐसे भी मिलेगी, और करके आपको ये इक्वेशन कुछ ऐसे भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैंने इसका दूसरा करके कर रखा है, यहाँ पर कोई ई नॉट नहीं है, ये ई आई है। और यहाँ पर को क्या है, बीटा की वैल्यू खोल रखी है। आपको पता है माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, मैंने बोला 1 डिवाइडेड बाई के टी, या फिर आप बोल सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई के बी टी। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बीटा को हटा के सीधे क्या लिख दूं, के टी या फिर के बी टी लिख दूं, तो ये इक्वेशन आपको कुछ ऐसे सीन होगी। इतनी चीज क्लियर है। तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन डिराइव्ड हुई, यही होती है आपकी पार्टीशन फंक्शन की इक्वेशन। यही तो हमने डिराइव करनी थी, तो कितनी आसानी से ये डिराइव होगी। ओके, तो ये इतनी वैल्यू होती है। ओके, अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं मोलर पार्टीशन फंक्शन क्या होता है। मोलर पार्टीशन फंक्शन इससे भी छोटा है। मोलर पार्टीशन फंक्शन ये बोलता है कि अगर आपने इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के लिए जो आपकी पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू है उसे ऐड कर दिया, तो उसी टोटल को हम बोलते हैं पार्टीशन, मोलर पार्टीशन फंक्शन। मतलब आप बताइए, ये हमने ith लेवल के लिए निकाला था। ओके, अगर मैं इसे फर्स्ट पहले एनर्जी पार्टिकल के लिए निकाल, कैसे लिखेंगे, आप बोलेंगे z आपका हो गया, z हो गया पार्टीशन फंक्शन। अब पार्टीशन फंक्शन फॉर अ फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए आप निकालना चाह रहे हैं, तो समेशन तो हट जाएगा, समेशन तो टोटल बताता है। आप क्या बोलेंगे, जी1 मतलब कि फर्स्ट एनर्जी फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए जो आपकी डिजेनरेसी है, ई माइनस बीटा E1, ये बनेगा आपका पहला मॉलिक्यूल के लिए, जो आपका Z1 होगा, Z1 होगा पार्टीशन फंक्शन फॉर अ फर्स्ट मॉलिक्यूल। ऐसे ही आप Z2 के लिए क्या निकालेंगे, Z2 E माइनस बीटा E2 निकालेंगे, ये बन गया आपका सेकंड के लिए। इन सब पार्टिकल्स को जब आप ऐड करेंगे तो जो टोटल पार्टीशन फंक्शन निकलेगा उसे बोलते हैं मोलर पार्टीशन फंक्शन, जो यहाँ पर कोई गिवन है। देखो, Q को आप बोल रहे हैं मोलर पार्टीशन फंक्शन। ओके, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, Z जो है वो आपका क्या है, मोलर पार्टीशन फंक्शन जो आपने डिराइव किया, सॉरी, Z जो है वो आपका है पार्टीशन फंक्शन, और Q जो है वो आपका मोलर पार्टीशन फंक्शन। अगर आप ऐसे समझेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, तो Z आप बोलिए, Z आपका पार्टीशन फंक्शन है। मोलर पार्टीशन फंक्शन को आप Q से रिप्रेजेंट करता है, जो कि किसके इक्वल है, सारे मॉलिक्यूल के पार्टीशन
पार्टीशन फंक्शन के। तो देखिए लेवल के लिए हमने क्या बोला, तो 0 लेवल के लिए आपने क्या कर देना, वैल्यू 0 कर देना है, डिजेनरेसी की वैल्यू 0 की, एनर्जी की वैल्यू 0 की, बाकी चीजें आपकी एज इट इज है। फर्स्ट लेवल के लिए आपने क्या किया, डिजेनरेसी की वैल्यू फर्स्ट की, एनर्जी की वैल्यू फर्स्ट की। सेकंड के लिए क्या किया आपने, एनर्जी की वैल्यू फर्स्ट सेकंड की और डिजेनरेसी की लेवल वैल्यू कितनी की, सेकंड की। अगर आप इन सो ऑन कर रखा है यहाँ पर, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आपको मोलर पार्टीशन फंक्शन की मिलेगी, पार्टीशन फंक्शन की मिलेगी, उसे पार्टीशन फंक्शन ना बोल के आप क्या बोलेंगे, मोलर पार्टीशन फंक्शन। इतना सा था, इतनी चीज क्लियर है। तो ये है आपका पार्टीशन फंक्शन और मोलर पार्टीशन फंक्शन, इतनी चीज क्लियर है। तो अभी हम पार्टीशन फंक्शन को यहीं पे फिनिश करेंगे, मिलेंगे पार्टीशन फंक्शन से रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है। तो अभी पार्टीशन फंक्शन समझ गए, मोलर पार्टीशन फंक्शन समझ गए, नेक्स्ट लेक्चर पे हम आगे को चीजें कंटिन्यू करेंगे। के लिए लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।